Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is hemoglobin electrophoresis. हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोर्सेस को समझने से पहले अपन इलेक्ट्रोफोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफोर्सेस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफोर्सेस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करा जाता है, जो क्या करती है कोई भी चार्ज पार्टिकल को उसके मॉलिक्यूलर वेट और साइज के बेसिस पर उन पार्टिकल्स को वो सेपरेट कर सकती है। वो जो पार्टिकल हो सकते हैं वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, तो कोई भी पार्टिकल हो सकते हैं, उनके बेसिस पे उनको वो सेपरेट करा जाता है एक इलेक्ट्रिसिटी को पास करके। तो आज का जो मेन टॉपिक अपना वो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोर्सेस, यानी अपन बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स को कैसे सेपरेट करा जाएगा। एक चार्ज को पास करके एक इलेक्ट्रिसिटी अपन पास करेंगे, उसके बेसिस पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे और उनकी साइज के बेसिस पर। तो आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी एक आरबीसी सेल्स यहाँ पे मैंने बना रखी है और साथ में अंदर उसके अंदर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना रखा है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस हीमोग्लोबिन को फ्री करना होगा। उसकी टेक्निक अपन बाद में देखेंगे कि हीमोग्लोबिन को कैसे फ्री करा जाता है। आप यहाँ पे समझिए कि इस आरबीसी से जो हीमोग्लोबिन है वो फ्री हो चुका है, ठीक है। अब हीम फ्री हो चुका है तो हीमोग्लोबिन है वो किस किस से मिलकर बनता है। तो हीमोग्लोबिन जो बनता है बेसिकली मिलके हीम प्लस ग्लोबुलिन से मिलकर बनता है। जो ग्लोबुलिन जो होता है वो एक काइंड का प्रोटीन होता है, ठीक है। वो एक प्रोटीन होता है। उसका जो नेचर होता है, हीमोग्लोबिन जो है अपना वो हीम प्लस ग्लोबिन से मिलके बना हुआ, और जो ग्लोबिन है वो बेसिकली अपना एक प्रोटीन होता है। ये जो प्रोटीन होता है इसका जो नेचर होता है वो पॉजिटिव नेचर होता है, यानी हीमोग्लोबिन का नेचर कैसा हो चुका है, हीमोग्लोबिन का नेचर हो चुका है एक पॉजिटिव नेचर का। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में मैंने पहली लाइन ये बोली थी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करेंगे, बिकॉज यहाँ पर अपन एक इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे जो पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट करेगी। ये बेसिक टेक्निक इसके ऊपर बेस्ड होती है। जो आज का अपना टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि हीमोग्लोबिन का नेचर कैसा होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब ये तो पता हो चुका है, अब हीमोग्लोबिन को तो अपन को फाइंड आउट करना है। तो कौन से हीमोग्लोबिन को फाइंड आउट करना है वो मेन टॉपिक अपना रहेगा। तो आपको सबसे पहले अब हीमोग्लोबिन का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन कितने टाइप का होता है, ठीक है। कौन सा नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है और कौन सा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसमें बेसिक मैंने कुछ नाम लिखे और कुछ यहाँ पे P1 P2 P3 करके लिखा नहीं, वो पेशेंट्स के नंबर है, यानी HbA HbA2 HbF HbS HbC, यानी ये तो हीमोग्लोबिन्स के बैंड वाली साइज है। और यहाँ पे पेशेंट का यानी ये जो सैंपल है, ये जो है फर्स्ट एक नॉर्मल पर्सन का सैंपल है। ये पेशेंट P1 यानी पेशेंट 1 का सैंपल है, पेशेंट 2 का है, पेशेंट 3 का है, पेशेंट 4 का है। ये चीज़ मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि ये बैंड्स क्या इंडिकेट करते हैं। तो अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड उसके अलावा बहुत तरह के हीमोग्लोबिन्स होते हैं, ठीक है, जिनको अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके बेसिस पे, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे अपन उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे नॉर्मल टाइप ऑफ एचबी यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन्स की अपन बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सा होता है अपने पास में, HbA होता है, ठीक है। जो बेसिकली किन के अंदर मिलता है, एक हेल्थी अडल्ट के अंदर वो जनरली मिलता है। देन HbF की बात करें जिसको अपन फीटल हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, जो जनरली अनबॉर्न बेबीज या फिर कोई भी न्यूली बॉर्न बेबीज के अंदर ये मिलता है, ठीक है। जो HbF होता है वो कुछ टाइम के बाद यानी बर्थ के बाद इसकी जो वैल्यू होती है या इसकी जो रेंज होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है और वो किस में कन्वर्ट होने लग जाती है, HbA के अंदर वो कन्वर्ट होने लग जाती है आफ्टर कुछ टाइम के बाद में। अब कुछ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स भी होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन बहुत तरह की हीमोग्लोबिन को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट अपने पास में होता है HbS, जिसको जनरली अपन सिकल सेल डिजीज़ के अंदर या फिर सिकल सेल एनीमिया के अंदर अपन देखते हैं, जिसके अंदर क्या होता है HP है वो कैसा बन जाता है, सिकल शेप बन जाता है। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में समझाया हुआ है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो कि सिकल सेल एनीमिया कैसे हुआ था और जो HbS की फॉर्मेशन कैसे होती है। नेक्स्ट है HbC, जो जनरली किसी भी ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता। इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया की फॉर्मेशन होती है। अब अपन नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें, ये जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो एक अडल्ट एक हेल्दी एडल्ट की बात होने वाली है और एक हेल्दी इन्फेंट की बात होने वाली है। एक जो हेल्दी एडल्ट होता है उसके अंदर सबसे मैक्सिमम अमाउंट जो आपको मिलेगा वो HbA1 का होगा, जो 95 से लेके 98% तक होता है। देन A2 होता है 2% से 3%, एंड HbF होता है 0.8 से मैक्सिमम 2% तक उसकी वैल्यू होती है। HbS एंड HbC जनरली एक हेल्दी अडल्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। वैसे ही कोई भी इन्फेंट या कोई भी चिल्ड्रन जो हेल्दी कंडीशन में है, ठीक है, यानी फर्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पे कि जो न्यू बॉर्न है यानी HbF न्यू बॉर्न के अंदर जिसके बर्थ सडन अभी हुआ है, उसके अंदर सबसे मैक्सिमम अमाउंट पे होगा 50% से लेके 80% तक वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अपने पास में HbF है, जो 6 मंथ्स की बेबी की बात हो रही है, उसके अंदर ये घट के कितना हो जाएगा, 8% तक ही हो जाएगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। नहीं, जैसे ही बेबी की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो HbF की वैल्यू कम होती जाती है। यानी अगर बेबी जैसे 6 मंथ से अबव हो जाएगा, लाइक 1 ईयर तक हो जाएगा बेबी, तो HbF की वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जाती है, वो सिर्फ 1 से 2% तक ही वैल्यू प्रेजेंट होती है। आज का जो टेस्ट था जिसमें अपन HP इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिटेक्ट करे थे, उसके लिए अपन को कौन सा सैंपल चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, कौन कौन से रिएजेंट की नीड होगी। तो सबसे पहले जो सैंपल चाहिए वो अपन को EDT सैंपल चाहिए, या आप हेपराइनाइज सैंपल भी यूज़ कर सकते हो। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेटिक अपरेटस चाहिए, जिसमें एक बफर टैंक होगा, एक पावर पैक होगा। नेक्स्ट वॉटमैन फिल्टर पेपर होगा और एक माइक्रोपिपेट होगी, जिसकी हेल्प से सैंपल को ऐड करा जाएगा। रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज़ करते हैं, पहले उनका स्टॉक सोल्यूशन बनाया जाता है, देन उनके वर्किंग सोल्यूशन बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक सोल्यूशन बनाया जाता है ट्रिस बफर, स्टॉक ट्रिस बफर, जो जनरली ट्रिस का मतलब होता है, क्या होता है वहाँ पे जो कंपाउंड हाइड्रोक्सी मिथाइल अमीनोमेथिन होती है 50.4 ग्राम, बोरिक एसिड लेते हैं 3.8 ग्राम, EDT लेंगे 5.09 ग्राम और डिस्टिल वाटर लिया जाता है 1 लीटर तक। ये स्टॉक सॉल्यूशन होता है। इस स्टॉक सॉल्यूशन का अपन वर्किंग सॉल्यूशन बनाते हैं जब टेस्ट परफॉर्म करा जाता है, तो इसको डाइल्यूट करा जाता है 1:5, ठीक है, 5 से, जो डिस्टिल वाटर से 1 अमाउंट किसका लेंगे अपन, जो ट्रेस बफर स्टॉक में है, और 5 अपन डिस्टिल वाटर लेंगे, उससे अपन क्या करेंगे, वर्किंग ट्रेस बफर बनाया जाएगा। वैसे ही स्टॉक लाइजिंग रिएजेंट यूज़ करा जाता है, जो कि 1 ग्राम पर डेसीलीटर सोपोनिन होता है, जो डिस्टिल वाटर में बनाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्या करा जाता है, वर्किंग लाइजिंग रिएजेंट बनाया जाता है, ठीक है। इसका मैं यूज़ बताऊंगी, वर्किंग लाइजिंग रिएजेंट का जो यूज़ क्या होता है। तो 10 ml क्या करा जाता है, स्टॉक लाइजिंग रिएजेंट लिया जाता है। 2 ml यूज़ करा जाता है किसका, 3 ग्राम डेसीलीटर पोटेशियम का, पोटेशियम साइनाइड का, और 88 ml डिस्टिल वाटर को यूज़ करा जाता है। इससे एक वर्किंग लाइजिंग एजेंट बनाया जाता है, जो लाइजेस का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा। एंड 5 सोल्यूशन नेक्स्ट अपने पास होता है, ड्रैपकिन रिएजेंट को यूज़ करा जाता है। अब सबसे पहले हीमोलाइसेट की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोलाइसेट क्या होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ हीमोलाइसेट फ्रॉम द होल ब्लड से अपन एक हीमोलाइसेट बनाएंगे। तो हीमोलाइसेट किसे कहा जाता है, तो हीमोलाइसेट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द रेड सेल मेम्ब्रेन एंड टू फ्री द हीमोग्लोबिन। देखो, अपना काम था आज का हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करना। अपन RBC को डिटेक्ट नहीं करना चाहते थे, अपन चाहते थे हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करना। और ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या करा जाएगा, एक ये RBC है, ठीक है, उस RBC के मेम्ब्रेन को तोड़ा जाएगा। मेम्ब्रेन को जैसे ही तोड़ेंगे तो उसके बाद में जो हीमोग्लोबिन है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। उसी फ्री हीमोग्लोबिन को अपन डिटेक्ट करेंगे कि ये जो हीमोग्लोबिन है वो कौन सा हीमोग्लोबिन है, HbA1 है, HbA2 है, या HbF है, या HbS है। जो भी ये हीमोग्लोबिन है उसको अपन पता करेंगे कि ये कौन सा हीमोग्लोबिन है। तो हीमोलाइसिस बनाने की एक टेक्निक होती है। सबसे पहले क्या करा जाता है,
टेस्ट ट्यूब के अंदर 0.50 ml ब्लड लिया जाता है। ये ब्लड सैंपल है, ठीक है, जहाँ पे मैंने एक आरबीसी बना रखी है जिसमें अंदर HP मेंशन है। देन इसी टेस्ट ट्यूब में 5 ml नॉर्मल सलाइन को मिक्स करा जाएगा। मिक्स करने के बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे अपन 1500 RPM में 5 मिनट्स के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। यानी सबसे पहले ब्लड सैंपल लिया 0.5 ml, ठीक है। देन 5 ml क्या करा, इसमें नॉर्मल सलाइन को ऐड करा। ऐड करने के बाद में इसको सेंट्रीफ्यूज करा 1500 RPM में 5 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए। देन इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जब सेंट्रीफ्यूज हो जाता है, इसी टेस्ट ट्यूब में अपन क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे वर्किंग लाइजिंग एजेंट। लाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ये जो मैंने आपको बताया कि वो क्या करेगा, आरबीसी की मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा और हीमोग्लोबिन को वो फ्री करेगा। वर्किंग लाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे अपन 0.15 ml, ठीक है। ऐड करने के बाद में जो सैंपल है उसको 15 मिनट्स के लिए, यानी ये जो सैंपल है इस सैंपल को 15 मिनट्स के लिए क्या करा जाएगा, 15 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर 15 मिनट्स के बाद क्या होगा, जितने भी आरबीसी थे वो सारे के सारे आरबीसी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और सारा का सारा हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी आरबीसी थे वो सारे टूट गए और हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। अब जैसे ही आरबीसी टूट जाएंगे, यानी जब आरबीसी थी कंबाइंड यहाँ पे, तो किसकी वजह से रेड कलर आ रहा था, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर आ रहा था। अब आरबीसी जो है उसका ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, वो टूट गया और जो HB था वो फ्री हो गया। जो कलर प्रोवाइड करता है वो कंपाउंड बहुत स्मॉल अमाउंट में है, तो फ्री होने के बाद में वो एग्जैक्टली कंपाउंड है वो कलर प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसीलिए जब हीमोलाइसेट हो जाता है, जो सैंपल का कलर नज़र आता है वो यहाँ पे वाइटिश कलर, या फिर आप क्लियर सैंपल के नाम से देख सकते हो उसको। या तो जो सैंपल है वो तो या तो वाइट नज़र आएगा या फिर वो जो सैंपल है वो क्लियर नज़र आएगा। यानी 15 मिनट के बाद में जैसे अपन सोल्यूशन को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालेंगे, जो सैंपल है वो क्लियर हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया दैट मीन वहाँ पे हीमोलाइसिस कम्प्लीटली हो चुका है। इफ़ अगर आपको सैंपल क्लियर नज़र नहीं आता है तो उसको दोबारा से रेफ्रिजरेटर में रखा जाएगा अगेन, और जब वो सैंपल क्लियर हो जाएगा उसको वापस रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला जाएगा। ये जो बनता है, यानी जो हीमोग्लोबिन फ्री हुए उसी को बेसिकली क्या बोला जाता है, उसी को हीमोलाइसेट की प्रिपरेशन के नाम से जाना जाता है। मेन जो काम था इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को कैसे परफॉर्म करा जाएगा, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टेक्निक है उसको अपन समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या करा जाएगा, मैंने आपको अपैरेटस ऑलरेडी बता दी थी कि अपन को अपैरेटस के अंदर क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफोरेटिक अपैरेटस, यानी एक बफर टैंक चाहिए, एक पावर पैक चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। साथ में स्टेप समझिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेटिक अपैरेटस लिया, ठीक है, जिसमें अपन ने क्या करा है, 2 बफर टैंक्स रखे हैं, यानी एक पूरा कंपार्टमेंट रखा है, ठीक है, जिसको एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड है। ये जो बफर टैंक है, सबसे पहले इन बफर टैंक्स को रखा जाएगा और इन दोनों बफर टैंक्स के अंदर चेक करा जाएगा कि कितना बफर सॉल्यूशन फिल है। अब आपको बफर सॉल्यूशन याद होगा कि कौन सा बफर सॉल्यूशन अपन ने बनाया था, ट्रेस बफर सॉल्यूशन बनाया था। जो बफर सॉल्यूशन बनाया था वो ट्रेस बफर सॉल्यूशन बनाया था। तो दोनों कंपार्टमेंट को फिल करा जाएगा, ठीक है। फिल करने के बाद में चेक करा जाएगा कि दोनों कंपार्टमेंट में इक्वल सॉल्यूशन फिल है या नहीं, यानी एक वॉटमैन फिल्टर पेपर या फिर नॉर्मल फिल्टर पेपर को डिप करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ तक दोनों में सॉल्यूशन इक्वल क्वांटिटी में फिल है या नहीं है। चेक करने के बाद में अगर एक्सेस बफर है, ठीक है, तो उस एक्सेस बफर को अपन रिमूव कर देंगे, और एक्सेस बफर नहीं है या किसी में एक में कम है और एक में ज़्यादा है तो दोनों को इक्वल क्वांटिटी के अंदर फिल कर दिया जाएगा। फिल करने के बाद में एक वॉटमैन फिल्टर पेपर अपन लेंगे, एग्जाम्पल की फॉर्म में ये एक वॉटमैन फिल्टर पेपर मैंने लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो जनरली यहाँ पे जो वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं वो फिल्टर पेपर 3 यूज़ करा जाता है। उसके मिडिल में, यानी इसके मिडिल में यहाँ पे हीमोलाइसेट की ड्रॉप को मैं ऐड करूँगी, जो कि 30 माइक्रोम ऐड करेंगे। आपको पता है हीमोलाइसेट कैसे बनाया था, आरबीसी का ब्रेक डाउन करके हीमोग्लोबिन को जो फ्री करा था उसको अपन ने हीमोलाइसेट के नाम से जाना था। उसी की 1 ड्रॉप इस वॉटमैन फिल्टर पेपर में ऐड करेंगे मिडिल पे, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो भी है उसको अपन एक मार्किंग देंगे, यानी नंबर 1। जैसे मैं आपको फर्स्ट पेज पे डायग्राम बना रख के बता रखे थे कि पेशेंट 1 2 3 4 जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे
यहाँ पे नंबरिंग दी जाती है। अगर आप यहाँ पे अपन एक सिंगल पेशेंट का परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि समझने के लिए एक सिंगल पेशेंट का समझ रहे हैं, यहाँ पे वॉटमैन फिल्टर पेपर मिडिल में 1 ड्रॉप ऐड करी किसकी, यानी 30 माइक्रोम ऐड करा अपने हिमोलाइसिड को। ऐड करने के बाद में मार्किंग ली, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मार्किंग देने के बाद में ये जो वॉटमैन फिल्टर पेपर होता है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद में, यानी यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि रेड ड्रॉप डाल रखी है मैंने। फोल्ड करने के बाद में जो अपना बफर टैंक था, यानी जो अपना इलेक्ट्रोफोटिक अपरेटस था, वहाँ पे जो फिल्टर पेपर था अपना वॉटमैन फिल्टर पेपर, उसको यहाँ पे जाके रख देंगे, ठीक है। यानी इस तरफ बफर टैंक्स हो गए दोनों साइड में, और जो अपना वॉटमैन फिल्टर पेपर है उसको यहाँ पे रख दिया जाएगा। रखने के बाद में अब यहाँ पे बेसिकली जैसे इसको वॉटमैन फिल्टर पेपर को रखेंगे, रखने के बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी थी अपने जो पावर पैक था उसको ऑन कर दिया जाएगा। और ऑन करने के बाद में जो वोल्ट है अपन वो 110 से लेके 120 वोल्ट अपन पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। और 18 से 20 आवर्स के बाद में यहाँ पे जो भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, यहाँ पे जो भी HB है, चाहे वो HB A1 हो, A2 हो, S हो या F हो, जो भी हो, वो अपने खुद के बैंड्स यहाँ पे बना लेगा। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि HB S के बैंड्स यहाँ पे बने, HB A1 के कौन से बैंड बन रहे हैं, HB A2 के कौन से बैंड बन रहे हैं, और HB F के कौन से बैंड की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे स्टेप वाइज समझते हैं कि कैसे मैंने इसको परफॉर्म करा। देखो सबसे लिखा है पहले, प्लेस द इक्वल क्वांटिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन इन बोथ द कंपार्टमेंट। जस्ट मैंने आपको समझाया कि दोनों कंपार्टमेंट में इक्वल क्वांटिटी का सॉल्यूशन फिल करना है। देन रिमूव द एक्सेस बफर सॉल्यूशन फ्रॉम द कंपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। अगर एक्सेस सॉल्यूशन है उसको रिमूव कर दो, या सॉल्यूशन कम है तो सॉल्यूशन ऐड करना है। देन टेक ए वॉटमैन फिल्टर पेपर 3 पेपर फोल्डेड एट द मिडल विद द लाइट पेंसिल मार्क एंड राइट द आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी वॉटमैन फिल्टर पेपर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करेंगे जो भी पेशेंट का होगा, ठीक है। देन उस वॉटमैन फिल्टर पेपर पर 30 माइक्रोम हिमोलाइसिड को ऐड करेंगे, जहाँ पे अपन ने पेंसिल से मार्क किया था, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। ऐड करने के बाद में इसको बेसिकली जो भी अपना अपैरेटस था वहाँ पे प्लेस करेंगे, और प्लेस करने के बाद में जो पावर पैक है उसको अपन ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में 18 से 20 घंटे के बाद में अपन रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन से बैंड की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। अब बैंड्स की अपन बात करें तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है उसको मैंने थोड़ा सा एनलार्ज करके जैसे समझाया कि कब कौन सा हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा तो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे अपन हमेशा जब भी बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहले एक नॉर्मल कंडीशन को कंसिडर करके ही एग्जामिनेशन करा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल पर्सन है जिसके अंदर HbA1 का अमाउंट ज़्यादा होगा, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन में क्या होता है HbA1 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जो कि अपन ने फर्स्ट डिटेल में देखा था। ये ऑरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे HbA1, HbA2 और HbF और HbS, 4 हीमोग्लोबिन है। अब नॉर्मल पर्सन में आपको पता ही है कि HbA1 की जो वैल्यू है, जो बैंड फॉर्मेशन है, वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर थोड़ी HbA2 की होगी और फिर HbF की होगी। क्योंकि अपन ने देखा था कि HbF का भी कुछ अमाउंट एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है, जो मैक्सिमम 1 से 2% तक होता है, और एक नॉर्मल पर्सन में HbS प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें सिकल सेल ट्रेट नहीं होता है एक नॉर्मल पर्सन में। नेक्स्ट अपने पास में सिकल सेल एनीमिया की अपन बात करें तो जो वाइट यहाँ पे वाइटनर लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे पहले मिस्टेक से हो गया था, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया की अपन बात करें तो आपको नाम से ही क्लियर है कि HbS का कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा, यानी HbS सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उस पेशेंट के अंदर HbA1 की मात्रा सबसे कम, मतलब वहाँ पे मात्रा होगी ही नहीं, जो सारी की सारी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HbS के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके अंदर कुछ मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा कंपनसेट करने को, इसको कंपनसेट करने के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट मिलता है वो HbF का मिलता है, एंड देन HbA2 का अमाउंट मिलता है। सिकल सेल एनीमिया का मतलब है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आरबीसी 90% तक जो आरबीसी है वो HbS में कन्वर्ट हो चुकी है। अब सिकल सेल ट्रेट की बात करें, ट्रेट का मतलब है डिजीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है, डिजीज़ स्टार्ट होने लगी, नहीं सिकल सेल एनीमिया स्टार्ट होने लगा है। उस केस में क्या होगा कि HbA1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, जनरल सी बात है, अभी डिजीज़ होना स्टार्ट हुई है तो HbA1 है वो इतना कन्वर्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट HbA2 होगा थोड़े अमाउंट में, एंड HbF होगा, और HbS कुछ जो है हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हुआ है तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा।
नेक्स्ट बात करेंगे अपन बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, यानी बीटा थैलेसीमिया भी अभी स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट HbA1 एज इट इज इसमें भी प्रेजेंट होगा, HbA2 भी प्रेजेंट होगा और HbF का जो अमाउंट है वो थोड़ा भी नॉर्मल है, ठीक है। देन बात करेंगे अपन बीटा थैलेसीमिया मेजर या फिर बीटा थैलेसीमिया डिजीज के बारे में, ठीक है। उस केस में क्या होगा, HbA1 का जो कंटेन है यानी जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो सबसे बिलो हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा इस वाले केस में, HbF की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। यानी थैलेसीमिया में क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा कौन इंक्रीज हो जाता है, HbF इंक्रीज हो जाता है। देन HbA2 होता है और सबसे कम होता है HbA1 जो कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा कैसे अपन इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नॉर्मल पर्सन में HbA1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर A2, फिर F होता है, HbS प्रेजेंट नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया में मैक्सिमम HbS होगा, ठीक है, फिर HbF होगा, फिर A2 होगा और HbA1 प्रेजेंट नहीं होता है। सिकल सेल ट्रेट की बात करें तो यहाँ पर डिजीज स्टार्ट हुई है तो मैक्सिमम कंटेन कौन होगा, HbA1, देन HbS क्योंकि डिजीज हो चुकी है, फिर HbF और A2 होगा। वैसे ही बीटा थैलेसीमिया ट्रेट के अंदर HbA1 होगा, फिर HbA2 होगा, फिर F होगा और थैलेसीमिया के अंदर HbF की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। इस वाले चार्ट से आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा कंटेन है वो प्रेजेंट है, बट एग्जैक्टली डाटा या परसेंटेज आप नहीं बता सकते यहाँ पे कि HbF का अमाउंट इतना है। यहाँ पे आप ये तो बता सकते हो कि किस HB की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बट एग्जैक्ट अमाउंट आप यहाँ पे अपन नहीं बता सकते। उसके लिए अपन एक और फर्दर स्टेप प्रोसीड करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको जनरली अपन इवोल्यूशन ऑफ दी सेपरेट हीमोग्लोबिन बैंड के नाम से जानते हैं। जो बैंड की फॉर्मेशन मैंने आपको अभी समझाई थी पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर बैंड को कट कर लिया जाता है। यानी यहाँ से एक फिल्टर पेपर की के अंदर अपन परफॉर्म करे थे, वॉटमैन फिल्टर पेपर में क्या करा था, हिमोलाइसाइड को ऐड करा था और वहीं पे बैंड की फॉर्मेशन हुई थी। तो एग्जैक्ट परसेंटेज जानने के लिए अपन कि कितना मैक्सिमम अमाउंट किसका है, उस बैंड को कट कर लिया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था जैसे यहाँ पे बैंड फॉर्मेशन थी, मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी, ठीक है। कट करने के बाद में पर्टिकुलर इंडिविजुअल बैंड को कट कर लिया जाता है और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है। यानी किसी भी टेस्ट ट्यूब में अपन उस बैंड को कट करके रख देंगे। कट करने के रखने के बाद में उसी टेस्ट ट्यूब में मैं ऐड करूँगी जो अपना रिएजेंट है, जो कि डैप्किन रिएजेंट है, उसको ऐड करा जाएगा 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट के बाद में ये जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करा जाता है, ठीक है। 430 नैनोमीटर के अंदर ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पे ऑब्जर्वेंस से अपन को पता चलेगा कि एग्जाम्पल की फॉर्म में जैसे HbF है तो इस HbF की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, फिर एग्जैक्ट परसेंटेज कितनी है। लाइक जैसे थैलेसीमिया के केस में था, थैलेसीमिया मेजर जो था वहाँ पे HbF की सबसे ज़्यादा वैल्यू थी, तो ये जो वैल्यू है वो अपने पास में 80% हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही HbS की अपन बात करेंगे, ठीक है, HbS में क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया है तो इस केस में जो 90% HB होगा वो कौन सा होगा, वो सिकल सेल एनीमिया होगा। तो एग्जैक्ट जो डाटा होता है वो इसी तरीके से पता करा जाता है कि इंडिविजुअल बैंड को अपन कट करते हैं, कट करने के बाद में उसको डैप्किन रीजन में 5 मिनट के लिए रखा जाता है और उसकी रीडिंग को ऑब्जर्व करा जाता है। इस तरीके से जो भी HB है, ठीक है, उस HB का पता करा जाता है और पता करने के बाद में उस पेशेंट का रिजल्ट रिपोर्ट में दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था, जो फर्स्ट केस है उसमें नॉर्मल पर्सन है जिसमें A1 ज़्यादा होगा, फिर A2 होगा, फिर F होगा। यानी जो लास्ट केस की अपन बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी, यानी P3 जो पेशेंट है उसमें HbS की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी उस पेशेंट में क्या है, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। HbF की वैल्यू ज़्यादा है, दैट उसमें क्या है, थैलेसीमिया है। इसी तरीके से जो भी पर्सन होता है उसका रिजल्ट दिया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।